नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने आपको परमाणु के बारे में बताया। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी अवस्था या इकाई होती है। वैसे ही हम मानव शरीर में या सजीव में कह सकते हैं, पादप या जंतु, उनमें सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। तो आज हम आपको कोशिका के बारे में बताएंगे। कोशिका यानी सेल। अब कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका के जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। यानी मानव शरीर की सबसे मूलभूत इकाई, यानी मानव शरीर की छोटी सी छोटी सबसे छोटी इकाई ही कोशिका कहलाती है। कोई भी सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब कोशिका जो होती है एक जीव द्रव्य से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर रासायनिक तत्व संयोजित होते हैं और वो रासायनिक तत्वों के संयोजन होता है तो एक यौगिक बनता है। वही यौगिक कोशिका कहलाती है। कोशिका में जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली घेरा रहता है, जिसके बीच में केंद्र रहता है। देखिए, यह जैसे हम आप सोच सकते हैं एक बॉल की तरह, या फिर जो लट्टू होता है लट्टू की तरह सोच सकते हैं, या बॉल की तरह सोच सकते हैं। बॉल के अंदर जो बीच का जो सेंटर बिंदु होता है वो तो होता है केंद्र, और आसपास की झिल्ली होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली। अब इसका जरूरी नहीं है कि आपकी कोशिका बॉल जैसी हो। आपकी कोशिका त्रिकोणीय हो सकती है, चतुष्कोणीय हो सकती है, पंचकोणीय हो सकती है, या बिना कोण की भी हो सकती है। तो कैसी भी गोल, टेढ़ी मेढ़ी, वृत्त जैसे कैसी भी कोशिका हो सकती है। कोशिका जिस झिल्ली से घिरी रहती है वह झिल्ली कहलाती है कोशिका झिल्ली। अब कोशिकाओं में विविधता, डाइवर्सिटी इन सेल। जीवों की कोशिकाओं के रूप में, आकार में और संख्याओं में काफी भिन्नता रहती है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब जीवों की कोशिका एक जैसी नहीं होती है। जीवों की कोशिका रूप में, आकार में और संख्याओं में भिन्न भिन्न रहती है। ये जरूरी नहीं है कि किसी में एक कोशिका है तो किसी में 10 कोशिकाएं, किसी में 1000 कोशिकाएं, किसी में लाखों कोशिकाएं होती है। संख्या जरूरी नहीं है, रूप जरूरी नहीं है, और उसका आकार भी जरूरी नहीं है कि आकार कितना होगा। कुछ सूक्ष्म जीव सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, जिसमें एक कोशिका कहते हैं। अब जैसे मनुष्य लाखों कोशिकाओं का बना होता है, करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन एक कोशिका का भी जीव होता है जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तथा कुछ जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव हो गया अमीबा, और बहुकोशिकीय हम खुद बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और हम बहुत सारी, इसलिए हमको क्या है, बहुकोशिकीय। जैसे लगभग 50 किलो के मानव शरीर में 50 गुणा 10 की घात 15 कोशिकाएं होती है। 15 इंटू 10 टू द पावर 15 कोशिकाएं होती है। अब कोशिका की खोज किसने की? सेल डिस्कवरी। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। अब देखिए, कोशिका जो होती है आंखों से न दिखने वाली वस्तु है, चीज है, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। अब इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, और जिसने सबसे पहले छोटी से छोटी चीज देखी वह ही कोशिका कहलाती है। हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली सूक्ष्म भित्ति वाली मधुमक्खी की छट्टे जैसी कुछ कोठरियां देखी। इन कोठरियां ने रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने देखा कि कॉर्क की जो पतली सूक्ष्म झिल्ली थी, भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में जाले होते हैं वैसे ही जाले वाली चीज देखी, और उस चीज को ने नाम दिया सेल, यानी कोशिका। अब आपको क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी भी खोज की। कोशिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। देखिए, हम आपको बताते हैं, बाहर कोशिका जो घिरी रहती है चारों ओर एक झिल्ली से, उस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और उसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है वो होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और बीचों बीच में होता है केंद्र जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। कोशिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। अब कोशिका बनी कैसे होती है, अभी आपको बताया था, बीचों बीच में होता है केंद्रक और बाहर की ओर जो भित्ति होती है वो होती है कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, और बीच में क्या भरा रहता है, प्लाज्मा। देखिए यह एक पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका दिखाई गई आपको। पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिका में दो होती है, एक तो कोशिका भित्ति से घिरी रहती है और उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब देखिए इसके अंदर और कौन कौन सी संरचना होती है। इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर ही पाया जाता है, और बीच में रहता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और जो ये तैरता हुआ रहता है, तैरता हुआ पदार्थ है जो इसमें जिसको हम ये तैरता हुआ पदार्थ है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स तो रहते हैं केंद्रक के अंदर, गाल्जी का उपकरण ये बाहर रहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर ये सभी तैरते रहते हैं केंद्र के, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम्स है, गाल्जी का, ये सब इसके अंदर तैरते रहते हैं। और बाहर का स्टार्च कण भी पाए जाते हैं इसके अंदर, रसदानी पे भी पाई जाती है। तो वो तो थी हमारी पादप कोशिका। अब हम आपको बताएंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका में बाहर की ओर कोशिका झिल्ली रहती है। पादप देखिए, वापस देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहती है और प्लाज्मा झिल्ली रहती है, लेकिन जंतु कोशिका में बाहर की ओर कोशिका झिल्ली रहती है। और इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखिए इसके अंदर केंद्रिक तो इसके अंदर भी पाया जाता है। अब इसके अंदर जो द्रव्य है, इस द्रव्य में गोल्जी का तैरता रहता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, और केंद्रिका तो होती है, केंद्रक छिद्र। अब देखिए एक छिद्र पाया जाता है इसके चारों ओर, और उस छिद्र के अंदर बाहर इसमें से ये द्रव्य जो होता रहता है। और केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतर्द्रव्य प्रदिका जालिका, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जालिका, दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब इस कोशिका में पाए जाते हैं। अब देखिए कोशिका की संरचना, जरूरी नहीं है कि कोशिका की संरचना ऐसी ही हो। कोशिका की संरचना अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जैसे इसमें एक पादप की बताई गई है। अब जरूरी नहीं है पादप की कोशिका चतुष्कोणीय हो, वो कैसी भी हो सकती है। और जंतु कोशिका भी जरूरी नहीं है कि ऐसी ही हो, वो भी अलग तरह की। लेकिन इसमें जंतु कोशिका में ये सभी जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स है वो पाए जाते हैं। वैसे ही पादप कोशिका के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सब पाए जाते हैं, केंद्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी का है, ये सब। और जंतु कोशिका में भी ये जो दिखाए गए ये सभी पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अब अभी आपको बताया था कोशिका झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक पतली, बहुत पतली मुलायम झिल्ली, लचीली झिल्ली होती है, जिसमें कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। जैसे आप बाजार से कोई चीज खरीदने ले जाओ, ठीक है, अब उस चीज को आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद आप उसको क्या करते हो, प्लास्टिक की थैली में डाल के लेके आते हो, या फिर किसी थैले में डाल के लेके आते हो। अगर थैले में डाल के नहीं लाओगे तो क्या होगा, वह चीज बिखर जाएगी। यानी एक थैली झिल्ली होती है, उसके अंदर हमें लपेट के लाना पड़ता है। तो वैसे ही कोशिका भी एक पतली मुलायम झिल्ली होती है, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। वह उसके बाहर की तरफ पाई जाती है कोशिका में, और उसके अंदर गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा छिपी रहती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। अब कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में ही पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। ये मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका का निश्चित रूप देकर सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म।
जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका भित्ति या झिल्ली से बाहर की ओर ढकी रहती है, उसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, उस जीव द्रव्य को हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य अनेक अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। यह गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है जिसमें अनेक रचनाएं पाई जाती है। अब देखिए, हमने आपको ये संरचना बताई थी। इस संरचना में यहाँ पे अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसको हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। यह एक तरह से चिपचिपा है पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है और पारभासी है और गाढ़ा पदार्थ है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं की संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना। अब देखिए, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है अंतःपर्दवी जालिका, जिसको अभी हमने बताया था एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है जिसे अंतःपर्दवी नलिका कहते हैं। हमारी जंतु कोशिका के अंदर या पादप कोशिका के अंदर एक जाले बने हुए होते हैं। वो जाली जैसी संरचना जिसको नलिकाएं होती है, बहुत घनी पतली पतली छोटी छोटी, जो कि हमें आंखों से खुली आंखों से नहीं दिखती है, हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। वो झिल्लीदार होती है, अनियमित नलिकाओं का जाल होता है, उसको हम कहते हैं अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी स्मूथ और एक रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकम और सेर। रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकम और रेर। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिकाओं के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। कोशिका की संरचना अंतःपर्दवी जालिका के कार्य। अब देखिए, अंतःपर्दवी जालिका के काम क्या क्या है, वो क्यों बताए? कोई भी चीज सृष्टि में अनावश्यक नहीं बनी हुई है, हर चीज का अपना अपना कार्य है। चाहे मिट्टी ले लो, चाहे आप पेड़ पौधे ले लो, चाहे मनुष्य ले लो या चाहे कोई भी जीव ले लो, कोई भी चीज सृष्टि के अंदर अनावश्यक नहीं है, हर चीज आवश्यक है। तो हमारे शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है, कोशिका के अंदर अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। अब उस अंतःपर्दवी जालिका का क्या काम है? अंतःपर्दवी जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। शेर, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। अंतःपर्दवी जालिका कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अंतःपर्दवी जालिका कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। रेर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का होता है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन के परीक्षाओं में भी आता है और यह आपके अगर 12th के एग्जाम है या 10th के एग्जाम है तो इसमें भी आपका आता है कि राइबोसोम का काम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है राइबोसोम का। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन सा भाग करता है? तो इसका उत्तर होगा राइबोसोम। या फिर राइबोसोम कोशिका में क्या कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद कर लीजिए। कोशिका की संरचना, उसमें गाल्जी काय या उपकरण या गाल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। यह अत्यंत सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ जैसी रचना होती है। ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह कोशिका का स्त्रावण अंग है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक होती है। अब है लाइसोसोम। यह बहुत सूक्ष्म कोशिका अंग है। इसका आकार थैली जैसा होता है, बहुत छोटा सा होता है थैली जैसा, जिसमें एंजाइम भरे होते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े जिनमें कणों एवं बाह्य पदार्थ का पाचन कर बड़े कणों वाला जिनमें बाह्य कणों का पाचन करता है और जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करता है। देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं।
क्योंकि इसमें क्षतिग्रस्त होते हैं और पर उसे नष्ट कर देते हैं। देखिए इसका आपको मिसप्रिंटिंग हुआ है, हम आपको समझाते हैं कि आत्मघाती थैली बोलते हैं या आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब उसमें राइबोसोम का प्रश्न था कि प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, राइबोसोम। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि कोशिका में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो उत्तर होता है लाइबोसोम, लाइसोसोम। और या फिर क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को क्या और भी क्या कहते हैं, तो आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म धागे नुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई देते हैं। ये जंतु कोशिका में अनेक पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में एक से अधिक संख्या में पाई जाती है। यह कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण करता है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इससे एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनता है कि कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका को ऊर्जा भी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में मौजूद रहती है। देखिए ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से एक तो बाहरी झिल्ली से घिरा रहता है और एक अंदर अंत झिल्ली से घिरा रहता है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर मैट्रिक्स पाए जाते हैं, इसके अंदर क्रिस्टी पाए जाते हैं। यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, पावर हाउस का चित्र है। किसका पावर हाउस है, ये कोशिका का पावर हाउस है। अब है लवक, प्लास्टिक। यह पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक देखिए जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जिसको हम लवक पादप कोशिका में जो होता है रंग होता है, ये रंग इसी वजह से होता है। लवक कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरी रहती है। इसका आकार अंडाकार, गोलाकार होता है। यह 3 प्रकार की होती है, अलवणिक लवण, अवर्णी लवण, वर्णी लवक और हरित लवक। लेकोप्लास्ट रंगीन या श्वेत होते हैं। यह मुख्यतः जड़ की कोशिका में पाई जाती है और खाद्य संचय का कार्य करता है। कोशिका में खाद्य संचय का काम करता है अवर्णिक लवक, जो कि श्वेत रंग का होता है या फिर रंगहीन होता है। वर्णी लवक रंगहीन होता है। यह फूलों और बीजों में रंग प्रदान करता है। फूलों का रंग है या बीजों का रंग, फूल गुलाबी, हरे, लाल, पीले, सफेद कैसे भी हो सकते हैं, वह फूलों का रंग वर्णी लवक के कारण पाया जाता है, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, ये हरे रंग का लवक है जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। यह भोजन संश्लेषण में सहायक होती है। ये भी आपके बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में हरे रंग का, पत्तियों में या पादपों के हरे रंग का कारण क्या है, पादपों में पाया जाने वाला हरित लवक। इसका उत्तर होगा हरित लवक। यह पादपों में कौन सा लवक भोजन का संश्लेषण करता है, तो हरित लवक। या पादपों में भोजन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर भी होगा हरित लवक। रसदानी, वैक्यूल्स। कोशिका की रसदानियां चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरे रहते हैं, जिसे कोशिका रस कहते हैं। यह जल संतुलन का कार्य करता है तथा ये पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करती है। तारककाय, कंट्रोसोम, यह बेलन जैसी रचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करती है। यह कोशिका का प्रचलन अंग है। अब आपके क्वेश्चन आ जाए
कि कोशिका में कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा तारकाय। वापस सुनिए, मैं जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में हो या फिर 12th या 10th के एग्जाम में हो, ये आपके बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपको बार बार याद करना चाहिए कि कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा तारकाय। अब है माइक्रोट्यूब्यूल्स, यह छोटी छोटी नलिकाएं जैसी होती है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह कोशिका विभाजन के समय सिम्पिडन, सेंट्रियोल, सिलिया के निर्माण में भाग लेती है। केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक की संरचना को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। ये देखिए केंद्रक का चित्र आपको बताया गया है। इसमें केंद्रक के बाहर, सबसे बाहर क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के सबसे बाहर पाया जाता है केंद्रक झिल्ली। फिर इसके अंदर जो एक पदार्थ भरा रहता है ये होता है केंद्रक द्रव्य, और यहाँ से द्रव्यों के आदान प्रदान के लिए छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। और केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रिक पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन जालिका होती है और अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली जो कि केंद्रक के अंदर ऊपर पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य की निश्चित आकृति रखती है। इस झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय सहायता करती है तथा आरएनए का संश्लेषण करती है। अब आपके ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा केंद्रिका या न्यूक्लियस। देखिए वापस बताते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा केंद्रिका या न्यूक्लियस। कोशिका की संरचना, गुणसूत्र। अब देखिए कोशिका के अंदर एक गुणसूत्र भी पाया जाता है। गुणसूत्र का काम क्या होता है? कोशिका के केंद्रक में लंबी तथा अत्यंत कुंडलित धागे के रूप में एक रचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के तीन भाग होते हैं। एक तो पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। पेलिकल यह गुणसूत्र का सबसे छोटी बाहरी भाग होता है। यह मैट्रिक्स को घेरे होते हैं। मैट्रिक्स गुणसूत्र में जालिकादार रचना होती है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 समांतर कुंडलित धागे से समान रचना होती है जिसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटिड्स गुणसूत्र में एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी रचना होती है जिसे क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमेटिड्स में 2 या 2 से अधिक महीन कुंडलित धागे के समान रचना होती है जिसे क्रोमेनिमेटा कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, क्रोमेनिमेटा किसे कहते हैं, तो एक महीन कुंडलित धागे की समान संरचना होती है, यही क्रोमेनिटा कहलाती है। अब देखिए गुणसूत्र का काम क्या होता है। गुणसूत्र का काम आप सबको पता है। मनुष्य के अंदर कैसी मनुष्य है या कोई भी सजीव है उसकी संरचना कैसे होती है, उसके गुण धर्म कैसे होते हैं, यह सब गुणसूत्र के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। कोशिकाओं की रचना, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए किसी मनुष्य का शरीर कैसा होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसकी चमड़ी का रंग कैसा होगा, उसके आंखों का रंग कैसा होगा, उसको कौन सा रोग है, कौन सा रोग नहीं है, वह बोलेगा तो उसकी भाषा जो होता है, कंठ है पतला होगा या भारी होगा, शरीर के अंदर
उसकी अंगुलियां हैं कैसी होगी, उसके मुख की आकृति कैसी होगी, उसके शरीर की आकृति कैसी होती है, यह सभी गुणसूत्रों पर आधारित होता है। और गुणसूत्र ध्यान रखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं। पिता के पुत्र में और उसके पुत्र में, उसके पुत्र में, पिता के पुत्री में, उसकी पुत्री में, उसकी पुत्री में, आगे से आगे हमारे जो गुणसूत्र है वो चलते रहते हैं। और हम जैसे एक ही परिवार के लोग एक जैसे दिखाई देते हैं, उसका कारण भी यही है गुणसूत्र। तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र रहते हैं, मकई के पौधे में 20 गुणसूत्र रहते हैं, टमाटर के पौधे में 24 गुणसूत्र रहते हैं, आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र रहते हैं और मेंढक में 64 गुणसूत्र रहते हैं। इसमें गुणसूत्र का एक चित्र दिया हुआ है जिसमें पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमोनिमेटा दिखाया गया है आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यह आद्य कोशिका है, इसका आकार छोटा होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, हरिक्लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, अंतःपर्दवी जालिका नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं का विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं यह विकसित होती है तथा इनका आकार बड़ा होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित रहते हैं, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ पादप में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें कोशिका का विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। पदार्थों का परिवहन, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकाल तक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कोशिकाओं से पदार्थ का परिवहन कहते हैं। अब विसरण क्या चीज होती है? गैस, द्रव्य और विलय के अणुओं की अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। अब ये सब कोशिका के अंदर ही हो रहा है, पूरे शरीर में नहीं होता है, ये सिर्फ कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है जो वो आपको बता रहे हैं। परासरण जल या विलय का और पारंगम्य या चयनात्मक पारंगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। ये तो था पदार्थों का परिवहन, विसरण, परासरण और कोशिका की पूरी संरचना और उसके स्ट्रक्चर हमने आपको बताए। आशा करते हैं कि आपको कोशिका के जो आप पाठ था आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमें पसंद करते रहेंगे। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और एक बात भूलिएगा मत, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।